Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Physio Science. We excited today. We will learn about the biomechanics of the hip joint. Without wasting time, let's begin start. These are the contents we will discuss about in biomechanics: types of joint, degree of mobility, articular surfaces, etc. etc. Firstly, friend, हिप जॉइंट के बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में आज हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हिप जॉइंट कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट्स होता है, उसके फंक्शंस क्या है, हिप जॉइंट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या करवाता है। वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वेट बेयरिंग में हमारा हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, रनिंग में हेल्प करता है, हमारा मोबिलिटी देता है हमारे लेग को, ट्रांसमिट करता है वो वेट को। डिग्री ऑफ मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे इसमें। उसके आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सरफेस है और कौन कौन सी ऐसी बोन है जिनसे वो आर्टिकुलेट होता है और हमें वाइड रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी पर हमें, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा कंटेंट्स में टाइप ऑफ जॉइंट। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट से। और फ्रेंड्स, आपको इसमें मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे लास्ट में स्क्रीनशॉट में, आप लोग देख लेना लास्ट के वीडियो में और अच्छे से नोट्स लिखना। अगर बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप कॉम्प्लेक्स आता है और अगर आप इतना लिख दोगे तो आपको एग्जाम में टीचर फुल मार्क्स देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ जॉइंट। हिप जॉइंट किस टाइप ऑफ जॉइंट होता है? हिप जॉइंट साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। और साइनोवियल में कौन से टाइप ऑफ जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट का होता है। और हिप जॉइंट को हम लोग ऑल्सो नॉन एज कॉक्सा फेमोरल जॉइंट भी बोलते हैं। हिप जो होता है वो कॉक्सो फेमोरल जॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फंक्शंस ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के फंक्शंस क्या होते हैं? हिप जॉइंट का फंक्शंस ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है हमारा स्टेबिलिटी और वेट बेयरिंग करवाता है, सच एज स्टैंडिंग में, वॉकिंग में और रनिंग में भी हमारा मदद करवाता है। और ग्रेट मोबिलिटी देता है हमारा कब? जब लेग इन स्पेस में रहता है। ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारे लोअर लिम्ब को। फिर वो मोबिलिटी में हमारी हेल्प करता है। फिर ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द अपर टू द लोअर बॉडी। और वेट ट्रांसमिशन में भी हमारा हिप जॉइंट जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है। और वाइड रेंज ऑफ मोशन भी प्रोवाइड करता है, आप ये भी लिख सकते हो। ओके। डिग्री ऑफ मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ मोबिलिटी, तीन टाइप के डिग्री ऑफ मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है ये: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। आर्टिकुलर सरफेस की बात करें हम लोग। आर्टिकुलर सरफेस प्रोक्सिमली कप लाइक कॉनकेव सॉकेट कॉल्ड एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। प्रोक्सिमली ये किससे आर्टिकुलेट होती है? एसिटाबुलम से। डिस्टली में फेमोरल हेड से। ठीक है। जो कि फेमोरल हेड राउंडेड एंड कवर्ड बाय हाइलाइन कार्टिलेज। फेमोरल हेड से डिस्टली में आर्टिकुलेट करता है और प्रोक्सिमली में एसिटाबुलम से। ठीक है। अब एंगुलेशन की बात करें अपन। एंगुलेशन का मतलब ये होता है कि कौन कौन सा एंगल जो होता है, एंगल ऑफ विवर्ग, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ टॉर्सन के बारे में हम लोग एंगुलेशन में पढ़ाई करेंगे। इससे पैथोलॉजिकल डिजीज के बारे में या फिर जो भी कॉक्सा वगैरह के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग इसी में जानेंगे। और एंगुलेशन के बारे में एसिटाबुलम, एंगुलेशन में एसिटाबुलम, कॉनकेव एसिटाबुलम दैट फेसेस एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। एंगुलेशन में जो हमारा एसिटाबुलम से और फीमर के शाफ्ट से, इनसे हम लोग बहुत टाइप का एंगल बनता है, जिसमें एंगल ऑफ वाइबर्ग आ जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ टॉर्सन, ये सब आएंगे। हम लोग उनके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। पहले तो हम लोग बात करें एसिटाबुलम के बारे में। कॉनकेव एसिटाबुलम का जो दैट फेसेस रियर एंड लेटरल। एंगुलेशन, एंगुलेशन में हम लोग बात करेंगे एसिटाबुलम और फीमर से मिलकर जो एंगल क्रिएट होता है हमारा। तीन टाइप के एंगल क्रिएट होते हैं। एक होता है हमारा एंगल ऑफ वाइबर्ग, एक होता है एंगल ऑफ टॉर्सन और एक होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है। एसिटाबुलम के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव एसिटाबुलम जिसका डेट फेसेस एंटीरियर, इंफीरियर एंड लेटरल। एंगल ऑफ वीवर्क, एंगल ऑफ वीवर्क क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग द लेटरल रिम ऑफ एसिटाबुलम एंड सेंटर ऑफ फेमोरल हेड। जो हमारा लाइन ज्वाइनिंग ऑफ होता है एसिटाबुलम के लेटरल रिम से और सेंटर ऑफ फेमोरल हेड से, उसे हम, उससे एक एंगल क्रिएट होता है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ वीवर्ग। ओके। फ्रॉम एन एंगल विथ वर्टिकल कॉल्ड सेंटर एज एंगल और एंगल ऑफ वीवर। एंगल ऑफ वीवर को हम लोग सेंटर एज एंगल के भी नाम से जानते हैं। मेन में कितना होता है? इन मेन 38 डिग्री, इन वीमेन 35 डिग्री। ये क्या करवाता है? इट गिव सुपीरियर स्टेबिलिटी टू द फीमर देयर बाय प्रिवेंटिंग सुपीरियर डिसलोकेशन। ये सुपीरियर डिसलोकेशन होने से हमारा मदद करता है और सुपीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सुपीरियर डिसलोकेशन होने से हमारा रोकता है इसको। ठीक है। सेंटर इज एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम चाइल्डहुड
टू स्केलेटल मैच्योरिटी। सेंटर एज एंगल जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है कब से? चाइल्डहुड में, जब स्केलेटल मैच्योर होने लगती है तब से, ठीक है। ये फिगर में जैसे आप लोग देख सकते हो कैसे ये एंगल ऑफ वीवर बना है। ये सेंटर ऑफ द हेड से और ये लेटरल रिम ऑफ एसिटाबुलम से, ठीक है। अब फीमर की बात करें, फीमर डायरेक्टेड मीडियली और सुपीरियरली होता है, ठीक है। डायरेक्टेड मतलब मीन्स मीडियली की तरफ और सुपीरियरली। फिगर में पहले आप लोग देखो, डायरेक्टेड मीडियली एंड सुपीरियरली। अब एक और फीमर जो होता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ टॉर्सन फॉर्म करता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ हेड और नेक से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रंटल प्लेन में, और वो एक दोनों लाइन जो होता है वो एक एंगल फॉर्म करता है। नॉर्मल एंगल जो होता है वो हमारा 125 होता है। अगर वही एंगल कम आया 105 या 110 तो वो हमें कॉक्सा वगैरह में जाना जाएगा, और वही अगर ग्रेटर देन 125 आएगा तो वो कॉक्सा वेलगम होगा। डिक्रीज होगा जिसमें एंगल 105 110, उसमें एक पैथोलॉजिकल डिजीज हो जाएगी जिसको एनाटॉमी लैंग्वेज में हम लोग कॉक्सा वगैरह बोलते हैं। और इंक्रीजेज इन एंगल ग्रेटर देन 125 जिसमें हम लोग कॉक्सा वेलगम बोलते हैं पैथोलॉजिकल डिजीज में, इन एनाटॉमी लैंग्वेज में, ठीक है। ये रहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फीमर का डिफाइन। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं एक फीमर के शाफ्ट से और एक नेक से, ठीक है, फ्रंटल प्लेन में। वही जो एंगल बन के आता है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। ये फिगर में देखो, नॉर्मल 125 होता है, और जिसमें एंगल डिक्रीज हो जाएगा 105 वो कॉक्सा वेरा में आएगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 125 अगर 140 या 135 वो कॉक्सा वेलगम में आएगा। ये पैथोलॉजिकल डिजीज होता है ये दोनों, ठीक है। नॉर्मल हमारा 125 ही होता है एंगल। अब एंगल ऑफ टॉर्सन ऑफ द फीमर की बात करें, एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सिस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल्स एंड फेमोरल हेड एंड नेक इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ टॉर्सन। एंगल जो होता है एक फॉर्म होता है फेमोरल कॉन्डाइल्स, यानी फीमर के दोनों नीचे कॉन्डाइल्स है, और फेमोरल हेड एंड नेक से जो आता है एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ लाइन, वहाँ से एक ड्रॉ करेंगे, और एक कॉन्डाइल्स के नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे। वहाँ से जो एंगल उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग एंगल ऑफ टॉर्सन बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू होता है 10 to 15 डिग्रीज का। और देखो पहले फिगर में देखो, ये हेड एंड नेक से जो लाइन आ रहा है, और फीमर के इंफीरियरली जो कॉन्डाइल से, दोनों कॉन्डाइल से मिलके, और ये यहाँ के एक्सिस से लाइन जो ड्रॉ हो रहा है इमेजनरी लाइन, वो हमारा एंगल बना रहा है कितना? 15 to 20 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल हमारा 15 to 20 ही होता है, ठीक है। अब एंटेरो वर्जन के बारे में जानते हैं, एंगल ऑफ एंटेरो वर्जन और एंगल ऑफ रेट्रो वर्जन। एंगल ऑफ एंटेरो वर्जन जो होता है पैथोलॉजी की इंक्रीज इन एंगल, अगर पैथोलॉजिकल अगर एंगल अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग एंगल ऑफ एंटेरो वर्जन बोलते हैं। अगर वही पैथोलॉजिकली अगर एंगल जो होता है हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रेट्रो वर्जन, ओके। अब हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सा ऐसा चीज़ें जो हिप जॉइंट को स्टेबल करने में हेल्प करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाबुलर लैब्रम आता है, जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेज शेप्ड फाइब्रोकार्टिलेज अटैच टू ल्यूनेट सरफेस ऑफ एसिटाबुलर लैब्रम, यानी हमारा एसिटाबुलम से जो होता है वो एसिटाबुलम से अटैच्ड होता है क्या? फाइब्रोकार्टिलेज होता है, ठीक है। उसका फंक्शंस क्या होता है? डिपेंस द सॉकेट एंड मेंटेन द कॉन्टैक्ट बिटवीन एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर। एसिटाबुलर लैब्रम का फंक्शन ये होता है कि वो मेंटेन करता है क्या? सॉकेट, और ठीक है, कॉन्टैक्ट बिटवीन किस किस के बीच में? एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर के बीच में, ठीक है। अब दूसरा अपन बात करते हैं कैप्सूल्स के बारे में। कैप्सूल्स का फंक्शंस क्या होता है, और वो कहाँ कहाँ अटैच्ड होता है? स्ट्रॉन्ग एंड डेंस अटैचमेंट होता है, कहाँ कहाँ? प्रॉक्सिमली और डिस्टली। प्रॉक्सिमली पेरिफेरी ऑफ एसिटाबुलम से, और डिस्टली बेस ऑफ द नेक से। प्रॉक्सिमली एसिटाबुलम के वो ल्यूनेट सरफेस से, और फीमर के नेक के बेस से वो अटैच रहता है कैप्सूल, जो कि हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड में अपन अब बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स भी हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इंट्रा कैप्सुलर और एक होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। हिप जॉइंट में दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रा कैप्सुलर होता है और एक एक्स्ट्रा कैप्सुलर होता है। इंट्रा कैप्सुलर में आता है हमारा लिगामेंटम ऑफ टेरेस, जो कि इंटरनली प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा कैप्सुलर में आता है
एक एंटीरियर साइड में और एक पोस्टीरियर साइड में। एंटीरियरली आता है हमारा इलियोफेमोरल लिगामेंट और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, और पोस्टीरियरली आता है हमारा इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लिगामेंट्स के। इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट, जिसमें आता है हमारा लिगामेंट ऑफ टेरेस, जो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, उसका अटैचमेंट कहाँ कहाँ से होता है? एक उसका बेस और एक एपेक्स। बेस जो होता है उसका अटैच्ड होता है पेरिफेरी ऑफ एसिटाबुलर नोच से, और एपेक्स जो होता है वो उसका अटैच्ड होता है कहाँ से? फोविया ऑफ हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर पे बिल्कुल बीच में जो एक प्रेजेंट होता है उबड़ा सा सरफेस, उसे हम लोग फोविया बोलते हैं। वो हमारा एपेक्स होता है इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट का, मतलब लिगामेंट ऑफ टेरेस का। ठीक है, अब इलियोफेमोरल लिगामेंट के बारे में जानते हैं। इलियोफेमोरल लिगामेंट को हम लोग ऑल्सो नॉन एज, वो वाई लिगामेंट से भी फेमस है। ठीक है, और वो फैन शेप्ड का भी होता है। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज वाई लिगामेंट ऑफ बिग लो फैन शेप्ड एंड डेल्टा शेप। ओके, एंटीरियर व्यू के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो फिगर में देख सकते हो, इलियोफेमोरल लिगामेंट ऐसे ही अटैच्ड होता है हेड ऑफ एसिटाबुलम के लेटरल पार्ट से, और नेक से, फीमर के नेक से अटैच्ड होता है इलियोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, और ये इस्चियोफेमोरल लिगामेंट। ठीक है, इस्चियम से ये इस्चियम से ये अटैच्ड होता है, और ग्रेटर ट्रोकेंटर से। ठीक है, अटैचमेंट कहाँ कहाँ से होता है इसका? ए आई आई एस से, और डिस्टली क्या कहाँ से होता है? इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ द फीमर से ये अटैच्ड होता है। ठीक है, और प्यूबोफेमोरल लिगामेंट के बारे में जानते हैं। इसका अटैचमेंट कहाँ से होता है? प्रॉक्सिमली एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्यूबिक रेमस से होता है, और डिस्टली ये इंटरट्रोकेंट्रिक फोसा से होता है। ठीक है, द बैंड ऑफ इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल लिगामेंट्स फॉर्म अ टू ऑन द एंटीरियर कैप्सूल। इस्चियोफेमोरल लिगामेंट के बारे में आप जानते हैं। इसका अटैचमेंट कहाँ से होता है? प्रॉक्सिमली अटैच्ड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एसिटाबुलर रिम एंड लैब्रम से, और डिस्टली ये कहाँ से होता है? इनर एस्पेक्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर से। ठीक है, अब हम हिप जॉइंट के मोबिलिटी के बारे में जानते हैं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये मोबिलिटी हमारा हिप जॉइंट देता है। इसके ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होता है रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्शन करवाता है कितना? 0 to 90 डिग्री विथ नी एक्सटेंडेड। वही नी फ्लेक्स्ड में 0 to 180 120 फ्लेक्शन करवाता है हमारा। एक्सटेंशन करवाता है कितना? 0 to 30 डिग्री। ठीक है, अब फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के ऑर्थोकाइनेमेटिक्स की बात करें। फेमोरल हेड स्पाइंस पोस्टीरियरली ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एंटीरियरली ड्यूरिंग एक्सटेंशन। मतलब कि फेमोरल हेड जो होता है और स्पाइन होता है पोस्टीरियरली ड्यूरिंग फ्लेक्शन में होता है, और एंटीरियरली ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अब एबडक्शन और एडक्शन का बात करते हैं, और उसका ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। रेंज ऑफ मोशन जो होता है हमारा एबडक्शन का होता है 0 to 45 डिग्री, और एडक्शन का होता है 0 to 30 डिग्री। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, फेमोरल हेड ग्लाइड स्लाइड इंफीरियरली ड्यूरिंग एबडक्शन और सुपीरियरली ड्यूरिंग एडक्शन। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन के बारे में आप जानते हैं। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन, उसका ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। रेंज ऑफ मोशन मीडियल रोटेशन में 0 to 45 डिग्री, और लेटरल रोटेशन 0 to 45 डिग्री। रेंज ऑफ मोशन जो होता है मीडियली रोटेशन का, वो 0 to 45 होता है, और लेटरली में 0 to 45, मतलब दोनों का जो रेंज ऑफ मोशन का जो डिग्री होगा दोनों का इक्वल होगा। अब मीडियल एंड लेटरल रोटेशन के ऑर्थोकाइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं। पोस्टीरियरली ड्यूरिंग मीडियल रोटेशन, एंटीरियरली ड्यूरिंग लेटरल रोटेशन। ठीक है, क्लोज पैक्ड एंड लूज पैक्ड पोजिशन। क्लोज पैक्ड पोजीशन में फुल एक्सटेंशन ऑफ द हिप, इट इज द क्लोज पैक्ड पोजीशन। जब अपना लेग फुली एक्सटेंडेड रहेगा तो वो क्लोज पैक्ड पोजीशन में आएगा, बिकॉज दिस पोजीशन ड्रॉज द स्ट्रॉन्ग लिगामेंट ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, टाइट रिजल्टिंग इन स्टेबिलिटी। जॉइंट्स जो होंगे वो पूरा टाइट रहेगा, और लिगामेंट बिल्कुल टाइट रहेगा, जिससे हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा, और वो क्लोज पैक पोजीशन में रहेगा ज्वाइंट हमारा। अब लूज पैक्ड पोजीशन स्लैक जिसको बोलते हैं, कंबाइंड फ्लेक्शन एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। लूज पैक्ड पोजीशन को हम लोग स्लैक भी बोलते हैं, और उसमें कंबाइंड रहेगा हमारा फ्लेक्शन, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। अब कौन कौन सा मूवमेंट होता है पेल्विस में और फीमर के द्वारा, और
क्या क्या होता है उससे प्रॉब्लम, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। मूवमेंट ऑफ पेल्विस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग, एंटीरियर टिल्टिंग, इन एंटीरियर tilting the ASIS moves anteriorly and inferiorly। ये मूवमेंट ऑफ पेल्विस है, जो हमारा एक होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग होता है, फिर लेटरल पेल्विक टिल्टिंग होता है। यही सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। एंटीरियर टिल्टिंग, पहले तो हम लोग एंटीरियर टिल्टिंग के बारे में बात करें। एंटीरियर टिल्टिंग में जो होता है ASIS जो होता है वो मूव हो जाता है एंटीरियरली और इंफीरियरली की तरफ। मतलब ASIS और PSIS का एक लेवल होता है, ASIS अपना लेवल से वो मूव कर जाता है एंटीरियरली और इंफीरियरली, ठीक है, उसे हम लोग एंटीरियर टिल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक पैथोलॉजिकल डिजीज में आता है। देखो, वेयर एज PSIS मूव्स अपवर्ड्स एंड प्यूबिस कम्स क्लोजर टू द फीमर। PSIS जो होता है वो मूव हो जाता है अपवर्ड की तरफ, और ASIS जो होता है वो मूव हो जाता है डाउनवर्ड की तरफ और एंटीरियरली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम लोग एंटीरियर टिल्टिंग बोलते हैं। इंक्रीज्ड इन लंबार कर्वेचर, लंबार का जो कर्वेचर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। हिप फ्लेक्शन, जो हिप फ्लेक्शन मूवमेंट अगर मतलब हिप फ्लेक्स्ड की तरह दिखता है, ठीक है। अब पोस्टीरियर टिल्टिंग का बात करें। इन पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग द PSIS मूव्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। PSIS जो होता है हमारा वो मूव्स हो जाता है किधर की तरफ, बैकवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड की तरफ। वेयर एज प्यूबिक सिम्फाइसिस कम्स अप, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है हमारा वो ऊपर की तरफ आ जाता है। और लंबार कर्वेचर जो होता है पोस्टीरियर टिल्टिंग में वो डिक्रीज हो जाता है। और हिप एक्सटेंशन मूवमेंट जो होता है, हिप एक्सटेंशन मूवमेंट अकर्स, ठीक है। अब लेटरल पेल्विक टिल्ट की बात करें। अगर कोई पर्सन है, अगर वो स्टैंड हो रहा है लेफ्ट लेग पे और हाइक उस पे हो रहा है, तो जो लेफ्ट साइड की जो हिप जॉइंट होगा वो एबडक्टेड होगा, बिकॉज मीडियल एंगल जो होगा और फीमर का लाइन थ्रू द ASIS इंक्रीज हो जाएगा। लेटरल पेल्विक टिल्टिंग देखो कैसे। इफ अ पर्सन स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट लेग एंड हाइक्स द pelvis, द लेफ्ट hip joint is being abducted because the medial angle between the femur and a line through the ASIS increases. If a person stands on the left leg and drops the pelvis, the left hip joint will abducted because the medial angle between the femur and a line through the ASIS decreases। मतलब एक साइड में जो होगा वो लेटरली वो पेल्विक जो होगा टिल्टेड दिखेगा, और दूसरे साइड का वो आपको अपवर्ड पोजीशन में और एक डाउनवर्ड पोजीशन में आपको पेल्विस देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्रंटल प्लेन मोशन का बात करें, नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली लाइन थ्रू बोथ ASIS इन हॉरिजॉन्टली, यानी दोनों ASIS के बीच से जो लाइन जाएगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन है। फ्रंटल प्लेन मोशन में हम लोग देखेंगे। एक्सिस सपोर्टेड हिप जॉइंट इन यूनिलैटरल स्टांस। एग्जांपल, यूनिलैटरल स्टांस ऑन द हिप, इफ अपोजिट पेल्विस हाइक्स, लेफ्ट हिप जॉइंट एबडक्टेड, left hip joint abducted, lumbar convexity left side, if opposite pelvis drops, left hip joint adducted and lumbar convexity in right side। ये फिगर में जैसे आप लोग देखो, ठीक है, ये मान के चलो ये राइट साइड का ये इसका ड्रॉप आउट है, और इसमें लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड इसमें पेल्विक टिल्टिंग है और इसमें राइट साइड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पेल्विक रोटेशन के बारे में। पेल्विक रोटेशन जो होता है वो हमारा अकर होता है कौन से प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन में, और उसका एक्सिस क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं। एक बाइलेटरल स्टांस होता है जो मिडल ऑफ पेल्विस में होता है, एक यूनिलेटरल स्टांस होता है जो सपोर्टिंग हिप, जो हिप को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब फॉरवर्ड रोटेशन आ गया इसमें, और एक बैकवर्ड रोटेशन। अनसपोर्टेड पेल्विस मूवमेंट एंटीरियरली, फॉरवर्ड रोटेशन में होता है वो अनसपोर्टेड पेल्विस मूवमेंट होता है एंटीरियर की तरफ, और बैकवर्ड में अनसपोर्टेड पेल्विस मूव्स पोस्टीरियरली, ठीक है। medial rotation of supported hip joint, lateral rotation of supported hip joint। अब बात करते हैं हम लोग लेटरल शिफ्ट ऑफ द पेल्विस के, मतलब अकर्स इन बाइलेटरल, ये जो होता है बाइलेटरल स्टांस में ही अकर होता है, ठीक है। हिप एंड नी ऑफ वन लिम्स आर फ्लेक्स्ड पेल्विस टू शिफ्ट टू वन साइड, पेल्विस इज शिफ्टेड टू द राइट, पेल्विस जो होता है हमारा वो राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। देखो, लेफ्ट साइड टू द पेल्विस ड्रॉप, राइट हिप जॉइंट एबडक्टेड और लेफ्ट हिप जॉइंट एबडक्टेड। अगर पेल्विस जो होता है हमारा वो राइट साइड शिफ्टेड हो जाए तो लेफ्ट साइड का जो पेल्विस होगा वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, और राइट साइड का जो हिप जॉइंट होगा वो एडक्टेड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का जो होगा वो एबडक्शन मूवमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग इसमें लंबो पेल्विक रिदम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबो पेल्विक रिदम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है किस किस के बीच में, स्पाइन के बीच में और फीमर के बीच में, ठीक है। इसका एक डिफाइन होता है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बिटवीन द स्पाइन एंड द फीमर इज नोन एज लंबो पेल्विक रिदम, ठीक है। रोटेशन ऑफ द पेल्विस ओवर फेमोरल हेड्स चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लंबार स्पाइन, वही है जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है किस किस के बीच में, स्पाइन के बीच में
और फीमर के बीच में। 2 कॉन्ट्रास्टिंग टाइप होते हैं, एक होता है इप्सी डायरेक्शनल और एक होता है कॉन्ट्रा डायरेक्शनल। उतना कुछ खास नहीं है इप्सी डायरेक्शनल के बारे में जानना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इप्सी डायरेक्शनल जो होता है वो पेल्विक एंड लंबार स्पाइन के बीच में जो रोटेशन होता है सेम डायरेक्शन में होता है, उसे हम लोग इप्सी डायरेक्शनल लंबो पेल्विक रिदम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है पेल्विक एंड लंबार स्पाइन रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम लोग इप्सी डायरेक्शनल लंबो पेल्विक रिदम बोलते हैं। अब इप्सी डायरेक्शनल का एग्जांपल का बात करें, वेंडिंग फॉरवर्ड एंड रीचिंग द फ्लोर, मतलब वेंड हो रहे हैं हम लोग फॉरवर्डली और रीचिंग यानी फ्लोर को टच कर रहे हैं। 40 डिग्री ऑफ लंबार स्पाइन फ्लेक्शन, इसमें हमारा लंबार स्पाइन का जो फ्लेक्शन होगा वो 40 डिग्री होगा और हिप जो होगा साइमल्टेनियसली 70 डिग्री फ्लेक्स रहेगा। ठीक है, अर्ली में स्टार्टिंग में लंबार स्पाइन पहले फ्लेक्स करेगा, फिर मिडल में जाके वो बोथ इक्वली हो जाएगा, लंबार स्पाइन और हिप, और लास्ट में हमारा हिप फ्लेक्स्ड होगा। ठीक है, ये सीरीज वाइज है लिखा है। अब कॉन्ट्रा डायरेक्शनल लंबो पेल्विक रिथम का बात करते हैं। पेल्विक एंड लंबार स्पाइन रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मींस पेल्विक और जो हमारा लंबार स्पाइन जो होगा वो रोटेट करेगा अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एग्जांपल में बात करें हम लोग तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग आया, और लेटरल टिल्ट, पेल्विक रोटेशन। ओके, अब मसल्स पे आते हैं। हिप जॉइंट में कौन कौन सा मसल्स जो होता है वो हमारे हिप जॉइंट पे एक्ट करता है और वाइड रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन सा मसल हमारा हेल्प करवाता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सार्स मसल्स। फ्लेक्सार्स मसल्स में प्राइमरी और सेकेंडरी का बात करते हैं। प्राइमरी जो फ्लेक्सार्स मसल्स होते हैं वो इलियाकस होता है और श्वास मेजर होता है, जो कि हमारा फ्लेक्शन में हेल्प कराता है। और सेकेंडरी में हमारा आएगा रेक्टस फेमोरिस और टेंसर फेसियल आटा और हमारा सार्टोरियस मसल, ये सब ही मिलकर फ्लेक्शन करवाएंगे हमारा हिप जॉइंट पे। अब एक्सटेंसार्स मसल्स का बात करें। एक्सटेंसार्स मसल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस होता है और हैमस्ट्रिंग मसल्स होता है। ठीक है, अब एडक्टर्स मसल्स। एडक्टर्स में हमारा आ गया एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, पेक्टिनियस, ग्रेसिलस मसल, ये हमारा एडक्टर्स मसल्स आ गया। अब एबडक्टर्स में हमारा ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस, सार्टोरियस, टीएफएल, ये हमारा एबडक्टर मसल है जो हमारा हिप जॉइंट को एबडक्ट करवाने में हेल्प करता है। फिर वैसे ही मीडियल रोटेशन में कौन कौन सा मसल है और लेटरल रोटेशन में कौन कौन सा मसल, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, और बाकी एग्जाम में अगर आए तो ये मसल्स के नाम जरूर लिखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका पैथोलॉजी के बारे में जानते हैं कि हिप जॉइंट में कौन कौन सा पैथोलॉजिकल डिजीज हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, डिसलोकेटेड भी हो जाता है हिप जॉइंट हमारा कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह से या फिर फॉलिंग ऑफ हाइट की वजह से। ठीक है, कॉक्सा वहरा हो जाता है, कॉक्सा वेलगा हो जाता है, फिर एंटी एंटी वर्जन हो जाता है, रेट्रो वर्जन जो मैं पीछे आपको बताया था जिसमें एंगल इंक्रीज हो जा रहा था वो एंटी वर्जन हो जा रहा था, जिसमें एंगल डिक्रीज हो जा रहा था वो रेट्रो वर्जन हो जा रहा था। फिर एबनॉर्मल गेट पैटर्न्स होने लगते हैं अगर हिप जॉइंट में और कोई प्रॉब्लम आता है तो। बाकी आगे मैं पैथोलॉजिकली गेट के बारे में पढ़ाऊंगा, कौन कौन सा गेट पैटर्न होता है जो हिप जॉइंट में प्रॉब्लम कॉज करता है, उसकी वीडियो अलग से आएगी। इसमें बस इतना ही पैथोलॉजिकल डिजीज मैं बताया हूँ, बाकी नेक्स्ट में जिसमें मैं गेट पढ़ाऊंगा अच्छे से उसमें मैं अच्छे से पैथोलॉजी डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले बायोमैकेनिक्स के किसी लेक्चर में। आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय।